वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 की जो गणित की बेस वर्क है उसका आज हम मॉडल पेपर 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ बच्चों ये आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। साथ ही बच्चों इससे पहले हमने इसका मॉडल पेपर 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उनको भी देख सकते हैं। साथ ही बच्चों ये हमारा माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 रहेगा। विषय आपका गणित रहने वाला है। समय की बात करें तो 3 घंटे और 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पूर्णांक की बात करें तो ये जो पेपर है ये आपका 80 नंबर का रहने वाला है। तो चलो बच्चों एक एक करके सभी सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहले सवाल की बात करें तो पहले प्रश्न के अंदर टोटल आपको 18 एबीसीडी पूछे जाएंगे। साथ ही बच्चों प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। पहला सवाल है सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। यानी आपको बताना है छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे आप गुणा करें। सबसे पहले बच्चों अगर यहाँ पर बात करें तो एबीसीडी के अंदर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो कितना है √3। उससे बड़ी संख्या की बात करें तो फिर 3 है। उसके बात करें तो 3√3 है। उससे बड़ी संख्या 9 है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से गुणा करें तो √27 है, इसको आपको √3 से गुणा करना है। तो बच्चों रूट में दोनों ही संख्या चली जाएगी 27 × 3। तो हमें पता है 27 को हम 3 × 3 × 3 और 3 का 3 लिख दें। तो बच्चों ये भी 3 का जोड़ा है, ये भी 3 का जोड़ा, तो 2 3 बाहर आ जाएंगे। कितना हो जाएगा बच्चों 9। जैसे ही संख्या बाहर आई कौन सी संख्या बन जाएगी प्राकृत संख्या। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका सही आंसर होगा। यदि किसी पूर्णांक x व 18 का एलसीएम 36 है, यानी x और 18 है, इनका एलसीएम तो कितना है 36 है, एचसीएफ 2 है, तो आपको वो संख्या बतानी है। तो हमें पता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो 18 की टेबल से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2 × 2 यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 6। यहाँ पर चौथे में बोला है कि ग्राफ में शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर बच्चों एक्स एक्स पर जितनी बार ये वाली रेखा काटेगी वो क्या कहलाएगा उसका शून्यांक। तो एक ही जगह काट रही है तो सही आंसर क्या होगा 1। रैखिक समीकरण युग्म के हल होंगे तो आपको बताना है कि 9x + 3y + 12 18x 6y + 24 के कितने होंगे। तो a1 की बात करें तो 9 है, a2 की बात करें तो 18 है, b1 की बात करें तो 3 है, b2 की बात करें तो 6 है, c1 की बात करें तो 12 है, c2 कितना है 24 है। तो a1/a2, तो सबसे पहले अगर बात करें तो 9/3 कितना आ जाएगा 9/18 है, कितना आ जाएगा 9 एकम 9 9 दूनी 18 कितना आया 1/2। b1/b2 की बात करें तो b1 कितना है हमारे पास 3 है, b2 हमारा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। c1/c2 यानी ये कितना है 12/24, तो 12 एकम 12 12 दूना 24। तो बच्चों यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का ही जो अनुपात आपको दिया गया है वो सारे ही बराबर है। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से हल होंगे। यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद अंतिम पद क्रमशः दीर्घ का है तो यहाँ पर उसका योगफल बताना है। तो चलो बच्चों इसको हम हल कर लेते हैं। पहले इनको एक बार मिटा लें जितने भी सवाल दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी में 6 पदों वाली श्रेणी है, यानी n का मान कितना है 6 है। प्रथम पद कितना है यहाँ पर 2 है। साथ ही बोला गया है कि इनका जो सार्वंतर है यानी अंतिम पद बोला है, तो बच्चों an दिया है वो कितना दिया हमें 10। साथ ही हम इसको l भी बोल सकते हैं। तो आपको योगफल बताना है तो सूत्र क्या होगा Sn = n/2 a + l। l मतलब अंतिम पद, पद कितने हैं 6/2, प्रथम पद 2 है, l का मान 10 है। तो 2 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 3 बार, 10 में 2 जोड़े कितने हो गए 12। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 36 होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, सार्वंतर 3 है, तो nवां पद क्या होगा। तो बच्चों an = a + n - 1 और d। प्रथम पद यानी a का मान कितना दिया है 2 दिया है, सार्वंतर 3 दिया है और n का मान n दिया है। तो an = a का मान 2 रखना है, n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर बात करें तो n - 1 और d की जगह 3 रखना है। अंदर गुणा कर लेते हैं। 3 को अगर n से गुणा करो तो 3n, 3 को 1 से गुणा करो तो -3, तो 3n
3 माइनस का है, 2 प्लस का है, कितना हो जाएगा माइनस करोगे तो 1, तो 3n-1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है यहाँ पर कि डी और एफ क्रमशः होंगे, तो क्या क्या होंगे वो आपको यहाँ पर बताना है हल करके। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये कोण 50 का है, ये 70 का है, ये 60 का है, ये 7 मीटर का दिया है और ये 5 सेंटीमीटर का दिया है। तो आपको एक तो डी का मान बताना है कि ये वाला भाग कितना होगा, दूसरा आपको एफ का मान बताना है कि ये वाला भाग कितना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं, चलो एक बार हम ऑप्शन से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो होगा, देखो कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, ये 50 है, ये 60 हो गया। इसका मतलब है कि 60 तो हो गया, 70 और 50 यानी या तो इस चित्र का होगा, ये किसका होगा 50 का, ऐसे ही इस चित्र का होगा, किसका होगा 50 का। तो ये तो हमें पता चल गया क्योंकि इन सभी को जोड़ो कितने डिग्री आएगा 180 डिग्री। अब हमें पता करना है कि डी वाला 50 का होगा या 70 का होगा। तो चलो हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं कि कौन सी कोण कितने नंबर का होगा। तो यहाँ पर देखो वो हमारा 60 था, तो ये कितने डिग्री का हो गया हमारा 60 हो गया, ठीक है। ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया हमारा 60 हो गया। अब उसके बाद अनुपात की बात करें तो देखो इन दोनों के बीच के अनुपात की बात करें 60 डिग्री के आपस में, तो 9 की टेबल से काटो, 9 पंजे 45, 9 7 63, यानी 5 और कितना आ जाएगा 7, यानी 5 और 7 के बीच का कोण कितने का है 60 का है, वो हमें दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखो जो 5 के पास वाली भुजा है वो 50 की होगी, तो 50 के पास वाली भुजा कितनी होगी बच्चों 5 की होगी। इसका मतलब है कि जो कोण है एफ वाला वो कितने का होगा 50 का होगा, और ये वाला कितने का होगा 70 का होगा। तो सही आंसर होगा 70 और 50। क्वेश्चन नंबर 8 है बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, तो निकाल लेते हैं। हमारा सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो 5 में से आपको क्या करना है 2 को घटाना है, वर्ग कर दो। उसके बाद 6 में से 3 को घटाना है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बच गया 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, कितना होता है 9 प्लस 9, कितना हो जाएगा हमारा 18 हो गया। तो 18 को बच्चों आप 9 इंटू 2 लिखो, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 कहाँ रह जाएगा अंदर, तो 3√2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दिए गए समकोण त्रिभुज में कोस सी का मान बताइए। तो देखो कोस का सूत्र क्या होता है बच्चों, आधार बटे हुए कर्ण होता है। तो कोस सी यानी इस वाले कोण की बात कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हमेशा सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है और जो भी कोण है उसके पास वाली भुजा आधार कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी लंब। तो आधार कितना है इसका, आधार की बात करें तो 5 होगा। उसके बाद कर्ण की बात करें तो कितना होगा 13 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा 5/13, ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो उसका उन्नयन कोण बताइए। तो अगर हम चित्र की बात करें तो हमने यहाँ पर ABC एक त्रिभुज बनाया। फिर बोला है कि यहाँ पर क्या बोला है कि छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात, यानी छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात कितना है यहाँ पर 3 है। क्योंकि देखो ऊर्ध्वाधर छड़ है तो ऊर्ध्वाधर तो 1 हो गया और छाया कितनी होगी 3, तो उन्नयन कोण बताना है। तो देखो ये तो लंब है, ये आधार है, तो क्या होगा tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। तो tan थीटा बराबर लंब 1 है, आधार 1 3 है। तो देखो √1/√3 किसका मान होता है tan 30 का मान होता है। तो tan से tan कट गया तो थीटा का मान कितने डिग्री आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दोगुनी होती है वह क्या कहलाता है। तो बच्चों उसको व्यास कहा जाता है, यानी व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या। अगला है जब एक बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार से खींची जाए कि उनके बीच का कोण 80 डिग्री पर झुका हुआ है, तो POA का मान कितना होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको इस प्रकार से चित्र बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि ये तो O है, ये A है, ये B है, बाह्य बिंदु P है। फिर बोला है कि ये जो कोण है ये पूरे कितने डिग्री का है 80 डिग्री का है। हमें पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब, ये भी 90 का हो गया, ये भी किसका हो जाएगा बच्चों 90 का। तो ये 80 है, 90 तो O कोण पूरा कितने का निकल जाएगा, देखो 9 दूनी 18, 18 10, तो ये कितने डिग्री का आ गया हमारे पास 100 का आ जाएगा। अब जो त्रिभुज एक तो ऊपर वाला है कि OAP और POB दोनों के अंदर अगर हम प्रमेय लगाएं तो बच्चों यहाँ पर जो ऊपर वाला कोण है वो नीचे कोण के बराबर होगा, तो 100 है, उसमें अगर 2 का भाग दोगे तो दोनों कोण कितने डिग्री के आ जाएंगे 50-50 डिग्री के आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर होगा। एक वृत्त की त्रिज्या हो तो उसकी परिधि क्या होती है। तो बच्चों परिधि की बात करें तो वो होती है 2πr।
कण के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है, यानी अगर उसकी विकर्ण की लंबाई पता करनी है तो उसका सूत्र होता है बच्चों √3l होता है। l का मतलब भुजा। एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का सूत्र होता है πr_l। देखो पाई का मान तो 22/7, आर का मान 14 दिया है और यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान 10 दिया है, तो 7 के टेबल से कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो 22 इंटू बच्चों यहाँ पर इन दोनों को गुणा करो तो 44 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा? 440 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। यानी जो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो 440 सेंटीमीटर होगा। निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता का योग 60 है तो x का मान पता कीजिए। तो कितना होगा बच्चों? यहाँ पर अगर हम सभी को जोड़ें तो 60 आना चाहिए, तो इनको जोड़ लो कि 5 + x + 20 + 15 + 7 + 5 बराबर कितना है? 60 है। तो आपको इसका आंसर निकालना है कि जो बचा हुआ भाग है वो कितने का होगा। तो देखो 20 इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 20 20 40, 40 से 5 45 और कितना हो गया बच्चों? 52, यानी x + 52 बराबर 60 है। तो x का मान हो जाएगा 60 - 52 यानी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। संचयी बारंबारता का उपयोग किया जाता है तो बच्चों वो माध्यक निकालने के लिए किया जाता है। यहाँ पर Pa घटना होने की प्रायिकता को दर्शाता है। तो बच्चों देखो जो भी घटना होती है उसका मान जो होगा वो 0 से लगाकर 1 के बीच होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा? सत्य कथन होगा, यानी इसका सही आंसर होगा। आगे के जो भी प्रश्न है बच्चों वो सभी आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि द्विघात समीकरण ax² + bxc में विविक्तिकार का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है बच्चों b² - का 4ac। अगला है अगर n धनात्मक पूर्णांकों का योग दिया गया हो, यानी आपको इस प्रकार से संख्या दी गई हो तो आप किस सूत्र के द्वारा इसका योग निकाल सकते हैं? तो वो होगा बच्चों n + 1/2। जैसे हमारे पास मान लो कि 5 संख्या है तो इनको आपको जोड़ना है, तो n का मतलब 5 संख्या है तो 5 × 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6/2। 2 के टेबल से काटो 3 बार, यानी इनको अगर जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों? 15। तो सूत्र क्या हो जाएगा? n + 1/2। अगर मान लो इनका वर्ग दिया गया हो फिर आपको आंसर निकालना, तो सूत्र क्या होगा? n + 1 2n + 1/6। अगर मान लो इनका क्यूब दिया है यानी यहाँ पर 3 पावर दी है तो उसका सूत्र होता है n² n + 1 का होल स्क्वायर बटे 4 होगा। यहाँ पर बोला है tan 30 और tan 60 का मान कितना होगा? tan 30 का मतलब 1/√3, tan 60 का मतलब √3, तो √3 से √3 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर 1 आएगा। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं, उनके आकार और माप क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान, यानी बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या होगा? समान। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है बच्चों? 90। ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये आपकी त्रिज्या है, तो ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री का बनेगा? आपका 90, यानी समकोण होगा। एक पासे को उछालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बच्चों 6 से बड़ा अंक कभी भी नहीं होता है, तो प्रायिकता का मान कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि कभी भी जो पासा होता है उसके अंदर 6 से बड़ा अंक नहीं होता है। चलो अगले की बात करें। यहाँ पर अगला जो सवाल हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 संख्याएं दी गई है, तो आपको बताना है कि इनका लसागु यानी लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम कितना होगा। अगला सवाल है यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर x और y दे रखा है तो आपको x y का एलसीएम निकालना है। तो x का मान दिया है 2 की पावर 3 3 की पावर 2, y का मान दिया है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो एलसीएम क्या होगा? जो भी कॉमन है उसकी बड़ी घात, तो दोनों जगह है तो बड़ी घात कितनी है? 2 की पावर 3। यहाँ पे भी 3 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2, तो दोनों सेम है, एक बार लिख दो। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, तो कितना हो जाएगा? 72, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 72। √3 व √2 के बीच आपको क्या करना है? एक परिमेय संख्या बतानी है। तो बच्चों देखो यहाँ पर बात करें तो √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414 के आसपास, √3 का मान होता है 1.732। तो बच्चों आपको 1.414 और 1.732 के बीच एक संख्या बतानी है। तो बच्चों 1.4 है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? 1.5, तो क्या हो जाएगा? इसके बीच का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि शून्यकों का योग और उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आपको योग भी बताना है और उनका गुणनफल भी बताना है। तो देखो सबसे पहले a की बात करूं तो a का मान 1 हो गया, b की बात करूं तो -6 होगा,
सी की बात करूं तो कितना होगा यहाँ पर 7 होगा। तो शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। वो कैसे निकलता है, योग की बात करें तो माइनस का बी बटा ए। तो बी का मान कितना है यहाँ पर -6 है और ए का मान कितना है 1 है। तो माइनस माइनस प्लस बटे 1। तो यहाँ पर शून्यांकों का योग होगा यानी अल्फा प्लस बीटा, वो तो कितना होगा 6। गुणनफल की बात करें तो अल्फा बीटा क्या होता है, सी बटे वे ए होता है। तो यहाँ पर देखो सी का मतलब क्या हो गया बच्चों 7, ए का मतलब 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7, यानी अल्फा बीटा का मान 7 होगा। यानी योगफल तो 6 होगा और उनका गुणनफल होगा वो 7 होगा। a1 बटे वे a2, b1 बटे वे b2, c1 बटे वे c2 की तुलना ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो बच्चों आपको यहाँ पर बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो देखो पहला है मैं कि 3x प्लस का 2y, 5 को इधर लाओ किसका हो जाएगा माइनस का। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर 0। तो a1 की वैल्यू तो 3 है, b1 की वैल्यू की बात करें तो 2 है, c1 की वैल्यू की बात करें तो माइनस का 5 है। इसी प्रकार a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू -3 है, c2 की वैल्यू माइनस का 7 है। तो यहाँ पर देखो a1 बटे वे a2, तो a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 2। ऐसे b1 बटे वे b2, b1 तो 2 है और b2 यहाँ पर -3 है, c1 बटे वे c2 यानी -5 और -7 दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 5 बटे वे 7। यानी इनका जो अनुपात है वो सारे अलग है कि a1 बटे वे a2 बराबर नहीं है, b1 बटे वे b2 बराबर नहीं है, c1 बटे वे c2। तो यहाँ पर जो हल होगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। अगली बात करें तो यहाँ पर एक समीकरण दिया है तो आपको यहाँ पर सार्वंतर बताना है। तो समीकरण है an बराबर 9 माइनस का 5n। तो आपको क्या करना है, n की जगह एक बार तो 1 रखो, कितना आ जाएगा a1 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 1, कितना हो जाएगा 9 माइनस 5, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया। यानी जो a1 की वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ पर हमारे पास 4 होगी। यानी जो पहला पद आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 4 हो गया। यानी हम बता सकते हैं कि a1 बराबर तो हमारे पास 4 हो गया। अब अगली बार n बराबर 2 रखो तो a2 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 2, कितना हो जाएगा 9 माइनस का 10, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी -1, यानी a2 का मान कितना आ जाएगा -1। n बराबर 3 रखो तो a3 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 3, कितना हो जाएगा 9 माइनस का 15, कितना आ जाएगा -6, यानी a3 का मान कितना होगा -6 होगा। तो आपको यहाँ पर सार्वंतर बताना है। तो देखो AP क्या बन गई हमारे पास कि 4 -1 और -6। तो देखो यहाँ पर D का मान क्या हो जाएगा, -1 में से -4 घटाओ, कितना आ जाएगा -5। तो D का मान कितना होगा -5 होगा। यहाँ पर बोला गया है कि दो बिंदु दे रखे, इसको मैं A मान लूँ, इसको B, इनके बीच की दूरी √8 हो तो K का मान बताना है। तो देखो आपको क्या करना है, दूरी निकालनी है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो वैल्यू रख देते हैं और इसका मान कितना दे रखा, D का मान, ये D है, D का मान हमें √8 दिया है। देखो सबसे पहले यानी 3 माइनस k का स्क्वायर के बाद 4 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, b स्क्वायर यानी k का स्क्वायर, 2ab यानी 6k, प्लस 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो गया, बराबर का कितना हो गया √18। अंदर की बात करें तो k स्क्वायर माइनस का 6k प्लस 9 और 4 कितना हो गया 13, इधर कितना हो जाएगा बच्चों 18। अगर हम क्या करें यहाँ पर वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ अगर हम वर्ग करें तो रूट हट जाएगा। तो देखो यहाँ पर k स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 13, ये 18 इधर आए किसका हो जाएगा माइनस का। तो समीकरण क्या बनेगा, k स्क्वायर माइनस का 6k माइनस का 5 बराबर 0, यानी यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी -5 मिलेगा। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो टुकड़े करने हैं तो कितने हो जाएंगे 3 और 2, यानी 5 को 1 से गुणा करो, कितना जाएगा 5। तो k स्क्वायर यहाँ पर माइनस का 5k और माइनस का आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो माइनस का 6k और लास्ट में कितना है माइनस का 5 है, यानी 5 को 1 से गुणा करो, कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों हमारे जो टुकड़े होंगे वो होंगे 5k माइनस के। अगर बात करें यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, आपको क्या करना है गुणा करना है। यहाँ पर आ जाएगा k माइनस का 5 बराबर 0। तो आपके पास वैल्यू मिलेगी कि k माइनस का 5 बच्चों, यहाँ पर k माइनस का 5 फिर बनेगा माइनस का k
और k माइनस का 5 बराबर 0। एक तो आ जाएगा कि k माइनस का 5 और यहाँ पर बच्चों एक कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा k माइनस का 1 बराबर 0। तो k माइनस 5 बराबर भी 0 हो जाएगा, k माइनस 1 बराबर भी 0। तो k का मान एक तो 5 आएगा और ये कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। अगला है यहाँ पर बोला गया है कि आपको साइन थीटा का मान निकाल करके बताना है कितना होगा। तो देखो वैल्यू रख देते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे हुए साइन थीटा। तो यहाँ पर बात करें तो 1 माइनस 2 इंटू साइन का मान कितना है 1 बटे हुए 2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 बटे हुए 2। तो 1 माइनस 2 इंटू 1 बटे हुए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बटे हुए कितना है 1 बटे हुए 2। तो यहाँ पर 2 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी 1 माइनस 1 बटे हुए 2, नीचे आ गया 1 बटे हुए 2। तो ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2। तो 2 माइनस 1 नीचे भी कितना आ जाएगा 1 बटे हुए 2। ऊपर बच गया 1 बटे हुए 2, नीचे भी बच गया 1 बटे हुए 2। तो नीचे वाली भिन्न को अगर उल्टा करें तो 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा। बच्चों अगर आप चाहो तो इनके आंसर भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं इनके आंसर भी यहाँ पर दे रखे हैं, किस प्रकार से आपको हल करना है। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर अगला है कि एक बिंदु T से O केंद्र पर टी और टीबी दो स्पर्शरेखा है, बीच 70 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, तो आपको AOB का मान बताना है। तो देखो सबसे पहले जो इस प्रकार से चित्र बनाना है, यहाँ पर बोला है एक बिंदु है T जो क्या है वृत्त से बाहर है, यार यहाँ पर जो केंद्र है वो हमें O दे रखा है, एक बिंदु A है और एक क्या दे रखा है B, इन दोनों को आपस में मिला दो। ये जो टोटल कोण है ये कितने डिग्री का है 70 डिग्री का है, और हमें पता है ये स्पर्शरेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज AOBT में क्या क्या आ जाएगा कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर 360। तो देखो A का मान कितना है 90, B का मान भी 90 है, O का मान आपको बताना है, T का मान कितना है 70 बराबर 360। इन सभी को जोड़ लो, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना होगा बच्चों 250 प्लस यहाँ पर कोण O बराबर 360 है। तो कोण O बराबर क्या हो जाएगा 360 में से अगर मैं 250 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा बच्चों 110 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण होगा AOB ये किसके बराबर होगा बच्चों, यहाँ पर 110 डिग्री के बराबर होगा। अगले सवाल की बात करें, एक घड़ी में 1 मिनट की सुई 20 मिनट के केंद्र पर कितना कोण बनाएगी। तो सबसे पहले बात करें तो एक वृत्त होता है, तो बच्चों यहाँ पर जो टोटल कोण बनता है वो 360, और हमें पता है कि 1 मिनट में सुई अगर पूरा राउंड करती है तो कितने मिनट होते हैं 60। तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो 60 मिनट है वो किसके बराबर होते हैं 360 डिग्री के बराबर। तो 1 मिनट का निकालना हो तो 60 कहाँ चला जाएगा बच्चों भाग में चला गया, कितनी बार कटेगा 6 बार, यानी 1 मिनट है वो किसके बराबर होता है 6 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों आपको 20 मिनट बताना है किसके बराबर होगा, तो हम लिखेंगे 360, इसमें 60 का भाग दो, कितने कोण है कितने मिनट है 20 मिनट है, ये कितनी बार कटेगा 6 बार, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 120 डिग्री का कोण बनेगा। अगला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी R का मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर वृत्त वाले एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितने डिग्री का दे रखा हो यहाँ पर 30 डिग्री। तो सूत्र क्या होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे हुए 360। तो पाई का मान 22 बटे हुए 7, R का मान कितना है 4 इंटू 4, थीटा का मान है 30 बटे हुए 360। तो देखो अगर जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, तो देखो 0 से 0, 3 की टेबल से काटो कितनी बार कटेगा 12 बार, 4 की टेबल से 3 बार। अब ऊपर तो बच गया 22 इंटू 4 और नीचे बच गया 7 या 21, तो कितना आ जाएगा 88 बटे हुए 21। अगर हम भाग देंगे कितना आएगा 4.19 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला है यहाँ पर बहुलक बताना है, जो सबसे ज्यादा बार आता है वो बहुलक होगा। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 यानी 4 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो 4 क्या होगा इसका बहुलक होगा। अगले सवाल में बोलता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है माध्यक निकालना है। तो देखो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 17 है, उसके बाद 18, उसके बाद कितनी है 19 है, 19 के बाद कितनी है 20, फिर 25, फिर 27 और फिर कितनी आ जाएगी बच्चों 29। यानी हमने सबसे पहले क्या किया इनको आरोही क्रम में जमा लिया छोटे से बढ़ते क्रम में। उसके बाद क्या करना है यहाँ पर बच्चों पद लेना है, यानी बीच वाला पद, कितने पद है टोटल 7 है, तो n+1 बटे हुए 2 पद, ये पद आपको लेना है। तो कौन कौन सा पद हो जाएगा यहाँ पर अगर बात करें तो
पद कितने हैं 7, 7 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा 8/2, यानी आपको चौथा पद होगा वही क्या होगा इसका आंसर। तो 1 2 3 4, तो इसका जो माध्यक होगा वो कितना होगा बच्चों यहाँ पर 20 होगा। तो माध्यक बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका 20 होगा, ये क्या होगा इसका माध्यक। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक तथा गुणनफलों के बीच का संबंध की स्थापिता की जांच भी कीजिए। तो क्या होगा 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो शून्यांक पता करना है तो आपको इसके टुकड़े करने हैं। तो देखो 4 को 1 से गुणा किया तो 4, तो दोनों वैल्यू किसकी होगी माइनस की, यानी 4s² माइनस का 2s प्लस का 1 बराबर क्या होगा आपका 0 होगा। तो देखो दो दो के जोड़े बना लो, 2s कॉमन लो कितना बचेगा 2s माइनस का 1 कॉमन लो कितना बचेगा 2s माइनस का 1 बराबर 0। आगे कॉमन ले तो कितना कॉमन आ जाएगा 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो पहला है कि 2s माइनस 1 बराबर भी 0, 2s माइनस 1 बराबर भी 0। तो 2s बराबर 1 होगा तो s का मान कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे ही यहाँ पर 2s बराबर 1 है तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी दोनों का जो आंसर है वो कितना आया 1/2 और 1/2। माना कि अल्फा का मान 1/2 है तो बीटा का मान भी 1/2 है। तो यहाँ पर क्या बोला है, अब हमें सत्याग्रह की जांच करनी है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। सबसे पहले समीकरण से एबीसी का मान निकाल लो। ए का मान कितना होगा 4, बी का मान -4 और सी का मान 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 और 1/2 माइनस बी यानी कितना आ जाएगा -4/1। इसी प्रकार से आपको क्या करना बच्चों, ए का मान कितना है 4 है तो 4 का भाग देंगे, इधर 2 एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 4/4। तो यहाँ पर बच्चों कितना हो गया 2/2 और 4/4। तो 2 से 2 कट गया 1 आ गया, इधर भी 4 में से 4 कट गया 1। तो बच्चों यहाँ पर 1 बराबर 1 है, यानी यहाँ पर ये सत्य है। अगला आपको क्या करना है, इनका गुणनफल निकालना है। कैसे निकालेंगे, गुणनफल क्या होता है कि अल्फा बीटा बराबर c/a। तो 1/2 और 1/2, सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 4 है। तो देखो ऊपर तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 बराबर 1/4। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर बोला है कि दो अंकों की ऐसी संख्या जिसके अंकों का गुणनफल तो कितना है यहाँ पर 12 दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो बच्चों इकाई का अंक और दहाई का अंक आपको लेना है। इकाई का अंक की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको 2 अंक है कि हम इकाई का अंक तो x ले लो चाहे दहाई का अंक y ले लो। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो दहाई का अंक तो हमने क्या लिया x लिया, यानी इकाई का अंक तो मैंने लिया, इकाई का अंक तो हमने क्या माना यहाँ पर y माना, और दहाई का जो अंक है दहाई का अंक है वो हमने क्या माना x। तो संख्या क्या होगी यहाँ पर, इकाई के अंक को तो 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक को 10 से, तो संख्या क्या बनेगी 10x प्लस का y, यानी इकाई को तो 1 से गुणा करना है और दहाई को 10 से गुणा करना, तो संख्या हो गई 10x प्लस का y। पहले में मैं बोला है कि अंकों का गुणनफल 12 है, यानी अगर मैं x और y दोनों को गुणा करूं तो किसके बराबर होगा 12 के बराबर। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। फिर बोला है जब इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, यानी जो संख्या है उसमें कितना जोड़ दूं 36, यानी 10x प्लस y है। अगर मैं इसमें 36 जोड़ूं तो इस संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x, यानी x की जगह y की जगह क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब क्या करो, सभी संख्याओं को एक तरफ से दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो सबसे पहले 10x प्लस y प्लस 36 माइनस 10y इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, x भी इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का बराबर 0। तो 10 में से अगर 1 गया कितना बचेगा 9x, उसके बाद 10 में से 1 y गया कितना बचेगा 9y, और प्लस का 36 बराबर 0। 9 कॉमन ले लो कितना बचेगा x माइनस y प्लस का 4 बराबर 0। तो हमारा समीकरण होगा x माइनस y प्लस का 4 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, यानी x और y दोनों की हमने वैल्यू निकाल ली। अब क्या करना है यहाँ पर आपको, यहाँ पर पहला समीकरण तो एक्स वाई है, जहां पर भी एक्स वाई हो आपको क्या करना है वहां पर 12 लिखना है। तो हम चाहे तो इस समीकरण को बदल सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो
हमारे पास इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, तो हम क्या करते हैं, x बराबर y उधर गया प्लस का, तो 4 किसका हो जाएगा, माइनस का। समीकरण नंबर 3 है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो बच्चों इसको रख देते हैं। क्या दे रखा है, x y बराबर 12 है, तो x की जगह रखना है। तो देखो हमारा क्या हो गया, y माइनस 4, फिर दे रहा y बराबर 12, तो अंदर गुणा करो तो y स्क्वायर माइनस का 4y बराबर का 12, तो समीकरण क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 12 बराबर 0 हो गया। तो टुकड़े हो जाएंगे, y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। दो दो के जोड़े बना लो, y कॉमन ले लो तो y माइनस 6, 2 कॉमन ले लो तो y माइनस 6 बराबर 0, तो y माइनस 6 और y प्लस 2 बराबर 0। क्या क्या वैल्यू मिलेगी, एक तो y का मान आ जाएगा 6 और y का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2, यानी 6 और कितना आया बच्चों, यहाँ पर माइनस का 2 आया। तो यहाँ पर बच्चों हमें वैल्यू रख के बताना था कि वो जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर देखो, अगर आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर जो वैल्यू है प्लस वाली रखनी है, तो देखो x की जगह देखो y की वैल्यू तो हमारे पास 2 आ गई, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर वैल्यू रखो, तो x बराबर y का मान अगर मैं 6 लूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 हो गया। तो x का मान तो हमारे पास 2 हो गया, y का मान 6 हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू रखो, x का मान तो 2 हो गया, y का मान 6 है, तो 20 प्लस 6 बराबर वैल्यू कितनी होगी, 26 होगी। यानी उस संख्या की बात करें तो कितनी होगी बच्चों, 26 होगी। आप चाहे तो बच्चों इसका आंसर देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करना था। अगली बात करें, यहाँ पर अगला जो सवाल है क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर बोला गया कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले प्रथम पद कितना दिया है, 10 दिया है। सार्वंतर की बात करें तो आपको 7 में से 10 को घटाना है, तो डी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 3, और अंतिम पद कितना दिया है, माइनस का 32। यानी यहाँ पर माइनस 32 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो अंतिम पद कितना दे रखा है, माइनस का 32। तो हम सूत्र लगा दें कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, अंतिम पद कितना दिया है, माइनस का 32। ए की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू बात करें तो यहाँ पर बतानी है एन माइनस 1, और डी का मान कितना है, माइनस का 3। सबसे पहले 10 को उधर लेके जाओ, तो माइनस का 32 माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा। एन माइनस 1 और माइनस का 3 है, दोनों को जोड़ो, माइनस का 42 बराबर एन माइनस 1 और माइनस का 3 है। तो 3 किस में चला जाएगा बच्चों, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, एन माइनस 1, तो माइनस से माइनस करेगा 3 की टेबल से, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 14 बराबर एन माइनस 1। तो एन का मान कितना हो जाएगा, ये एक उधर गया, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमें, एन का मान वो होगा 15 होगा, तो एन बराबर 15 होगा। आप चाहे बच्चों तो यहाँ पर भी आंसर देख सकते हैं किस प्रकार से आपको निकालना है। अगली बात करें यहाँ पर क्वेश्चन की, अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर बोला है कि जो डीई है ओ ए सी, यानी डीई वो किसके समानांतर है, AC के समानांतर है। फिर बोला DF है वो किसके समानांतर है, AE के समानांतर है। तो आपको बताना है कि BF बटे हुए FE और BE बटे हुए EC होगा। तो चलो बच्चों हम इसको सीधा ही चित्र से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो बच्चों इसको आप छोड़ो, हम चित्र बना लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो चित्र भी हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर ABE में तो हम लिख देते त्रिभुज ABE में। यहाँ पर देखो कौन कौन सी भुजा आ जाएगी हमारे पास। सबसे पहले देखो यहाँ पर आंसर है कि BF बटे हुए FE, यानी BF बटे हुए FE होगा, यानी इनका छोटा अनुपात ही चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर बात करें तो BD बटे हुए, देखो सबसे पहले में क्या क्या दे रखा है कि जो DF है वो समानांतर है AE के, यानी ये वाली भुजा इसके समानांतर है, तो थेलेस पर में से क्या हो जाएगा, BD बटे हुए तो DA बराबर BF बटे हुए FE हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा है त्रिभुज A, देखो ये वाली लाइनें लेनी है, तो ABC में त्रिभुज ABC में क्या क्या समानांतर है कि जो DE है वो समानांतर है AC के। तो क्या बनेगा हमारे पास कि BD बटे हुए DA, BD बटे हुए तो DA बराबर हो जाएगा कि BE बटे हुए BE बराबर क्या हो जाएगा, EC। ये समीकरण नंबर 2 है। अगर समीकरण नंबर 1 और 2 से बात करें, समीकरण 1 व 2 से, तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो पहली और समीकरण में लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी,
तो बी एफ बटे में तो हो जाएगा हमारा एफ सी, और दूसरा हो जाएगा कि बी ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा ई सी। तो यही बच्चों हमें क्या करना था, यहाँ पर सिद्ध करना था। अगले सवाल की बात करें तो रेखाखंड को वाई एक्स पर कितने कैसे विभाजित करेगा, ये आपको बताना है। कि देखो सबसे पहले दो बिंदु दे रखे हैं, ये तो हमने ए मान लिया, ये क्या हो गया हमारा बी। तो y से पूछा है तो x का मान कितना हो जाएगा 0, यानी इसको 0 और y में विभाजित करता है। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा वो आपको यहाँ पर बताना है, मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं, दो बिंदु है, एक तो हमारा a है, दूसरा क्या है हमारा b है। एक एक निर्देशांक क्या है 5 और -6 है। b की बात करें तो -1 और -4 है। एक बिंदु p ले लेते हैं, इसके निर्देशांक है 0 और y। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर y का मान बताना है कि यह इस पूरे को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आप जो भी चाहते हैं, तो बच्चों यहाँ पर ये 0 है तो पहला ले लो, x का सूत्र लगा दो अंत विभाजन का। तो क्या होगा यहाँ पर कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर m1 m2 को मान निकालना है। तो x का मान कितना हो जाएगा 0, m1 की जगह m1, x2 का मान कितना है -1 प्लस m2 की जगह m2, m1 का मान कितना है यहाँ पर x1 का मान है 5 है, बटे में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2। वज्र गुणा करोगे तो 0 को इससे गुणा किया तो क्या आएगा 0 m1 प्लस m2 बराबर माइनस का m1 प्लस 5 m2। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो माइनस का m1 प्लस 5 m2। इस m1 को उधर देख के जाओ, किसका हो जाएगा प्लस का 5 m2। तो देखो m1 अपनी जगह रहेगा, m2 कहाँ चला जाएगा भाग में, 5 अपनी जगह है और नीचे 1 लिख दो। तो m1 और m2 का जो अनुपात होगा वो होगा 5:1। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर बच्चों बात करें तो यहाँ पर लेमडा के द्वारा इसको हल किया गया है, तो आप मैंने जो विधि बताई उससे भी कर सकते हैं। अगले सवाल की बात करें, यहाँ पर अगला जो सवाल दिया गया है कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है और मान निकालना है। तो देखो 4 की जगह 4, कोट 45 का मान होता है 1, इसका क्या कर दो वर्ग, से का मतलब जो को 60 का मान होता है उसका उल्टा कर दो। तो 60 का मान होता है वही क्या होता है 30 का मान होता है, 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस साइन 60 का मान होता है रूट का 3/2 का होल स्क्वायर। तो 4 इंटू तो 1 माइनस का 4 प्लस 3/4, 4 से 4 कट गए तो आंसर कितना आ जाएगा 3/4। तो आंसर क्या होगा इसका 3/4 होगा। आकृति में एक्स पी और एक्स क्यू दोनों ओ पर एक्स पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो ए बी वृत्त के बिंदु आर पर स्पर्श रेखा है, तो आपको बताना है कि एक्स ए प्लस ए आर, यानी एक्स ए प्लस ए आर, एक्स ए प्लस ए आर, एक्स बी प्लस बी आर आपस में क्या होगा बराबर होगा। चलो बच्चों हम इसका समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो सवाल दिया गया था कि यहाँ पर बोला गया कि देखो सबसे पहले एक्स पी और एक्स वाई की बात करें हम, देखो कौन कौन सी चीजें बराबर यहाँ पर हमें दे रखी है कि एक्स पी यानी पूरी बात करें तो एक्स पी और एक्स क्यू दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, यानी एक्स पी बराबर क्या होगा एक्स क्यू। क्यों होगा बच्चों कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो हम लिखेंगे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, उनकी लंबाई क्या होती है बराबर होती है। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो गए। फिर सवाल की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एक्स ए है प्लस ए आर है, एक्स ए प्लस ए आर है, एक्स बी प्लस क्या दे रखा है बी क्यू। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हमें दे रखा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों एक्स ए प्लस ए पी, यानी एक्स ए प्लस ए पी। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर कि बच्चों यहाँ पर हमने वैल्यू रखी एक्स पी का मतलब है इन दोनों को मैं जोड़ूं। दूसरा है यहाँ पर अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पर ए पी होगा, यानी किस प्रकार से निकाला एक बार चलो वापस समझा देते हैं, थोड़ा सा आपको इजी समझ में आ जाए। देखो अगर मैं बच्चों इसको यहाँ से हटा दूं, देखो जो हमारा समीकरण यहाँ पर ऊपर बना है उसी के अनुसार आपको वैल्यू रखनी है। तो देखो एक्स पी का मतलब है ये पूरी रेखा किससे मिलकर बनी है पी ए प्लस एक्स ए, हमने लिखा एक्स ए प्लस ए पी बराबर ये पूरी रेखा किससे मिलकर बनी है एक्स बी प्लस बी क्यू, यही है हमारे पास। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया क्योंकि ये बराबर है। उसके बाद बी से खींची गई स्पर्श रेखा, यानी बी से मैंने कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं खींची बच्चों, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी बराबर होगी। ये भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी बराबर होगी। यानी हमारे पास यहाँ पर 2 है, पहला था कि बी क्यू और बी आर बराबर होगा,
देखो सबसे पहले अगर बात करें AP प्लस AR बराबर होगा वह, दूसरा क्या हो जाएगा BQ प्लस BR। कैसे होगा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा, बच्चों ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होगा। उसके बाद देखो जो भी ऊपर वाला समीकरण दिया है, तो अगर हम तीनों से बात करें यहाँ पर तो वैल्यू रख देते हैं। एक्स ए तो हमें यहाँ पर पता करना था, जहां पर AP है वो AR के बराबर है, तो मैं लिखूंगा XP प्लस AR बराबर, XB तो हमें चाहिए था, ऐसे ही लिख दो। और अगला है BQ है, BQ किसके बराबर है, BR के, तो यही लिख दो। तो बच्चों यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया गया है, इसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। इसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित किया जाता है, तो चांदी के तार की लंबाई आपको यहाँ पर बतानी है। तो चलो बच्चों हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर व्यास का आधा होगा, तो 35 में किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी त्रिज्या आ जाएगी। और कितने व्यास दिए हैं यहाँ पर, 5 व्यास दिए हैं, त्रिज्याखंड कितने हैं यहाँ पर 10 है। तो हमारा सूत्र क्या होता है बच्चों, यहाँ तार की लंबाई कितनी होगी, सबसे पहले तो 5 तो व्यास हो गए, दूसरी अगर बात करें यहाँ पर तो इसका क्या होगा, पूरी की आपको क्या निकालनी पड़ेगी, परिधि, यानी 2πr भी निकालना पड़ेगा। तो व्यास कितना है, 5 इंटू हमें कितना देर का व्यास यहाँ पर, वो हमें 35 देर का था, 2 इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और आर का मान हमें कितना देर का है 35/2। 7 के टेबल से कितनी बार कटेगा, 5 बार, 2 से 2 कट गया। तो देखो 5 को 35 से गुणा करोगे कितना आएगा 175, प्लस यहाँ पर कितना दिया है हमें कि 22 को 5 से गुणा करो कितना हो जाएगा 110। अगर इन दोनों को जोड़े कितना आ जाएगा 285 mm होगा। यानी कुल तार की लंबाई की बात करें तो 285 mm की इसकी लंबाई। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो अगला सवाल है, इसका आपको क्या करना है बच्चों, माध्य निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस सवाल का माध्य निकालना है। तो चलो हम इसको हल करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले बच्चों जब भी आपको माध्यक निकालना हो तो आप क्या करोगे, x और f का मान तो आपको दे रखा है, तो आपको fx निकालना, दोनों को गुणा कर लो। 5 को 4 से गुणा किया तो 20, 6 को 8 से किया तो 48, 7 को 14 से किया तो 98, 8 को 11 से किया तो 88, 3 को 9 से किया तो 27। फिर आपको fx निकालना है, इन सभी को जोड़ लो, सिग्मा f निकालना है 40। तो हमारा माध्य क्या होता है, यानी x बार बराबर सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f, यानी सिग्मा fx का मान 281 है और सिग्मा f का मान 40 है, दोनों में भाग दो कितना आएगा 7.025, इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, अगला जो हमारा सवाल है ये तो हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 था। 13 की बात करें तो एक पिग्गी बैंक दे रखा है। तो यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के की बात करें तो यहाँ पर बोला गया कि 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यानी 50 पैसे के सिक्के की बात करें तो यहाँ पर होगा 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो कितने हैं बच्चों 50 है। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरने के परिणाम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें बच्चों तो देखो 50 पैसे के तो 100 सिक्के थे, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। टोटल इन सिक्कों की बात करें तो आपके पास 180 सिक्के हैं। तो पहले सवाल में क्या बोला है हमें, देखो यहाँ पर हमें क्या बोला 180 है टोटल। अगर ये बच्चों यहाँ पर लिख ले 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, हम इनको यहाँ पे भी लिख लेते हैं बच्चों। तो वो हो गए हमारे पास यहाँ पर 100 सिक्के हैं। दूसरी बात करें तो 1 रुपये के जो सिक्के हैं, 1 रुपए के जो सिक्के हमें यहाँ पर दे रखे हैं, 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए हमारे पास, वो हो गए 50। उसके बाद 2 रुपये के सिक्के, यानी 2 रुपये के सिक्के की बात करें तो वो हमारे पास हो जाएंगे, हमारे पास 20 दे रखे हैं। फिर 5 रुपये के सिक्के, यानी 5 रुपये के सिक्के की बात करें वो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10 दे रखे। टोटल इनका योग करें कितना हो गया 180। तो पहला सवाल है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर कि 50 पैसे का सिक्का होगा, तो 50 पैसे का सिक्का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100 है, कितने में से 180 में से, तो 0 से 0 कट गया, यानी 10/18। 2 की टेबल से काट दो 5 बार और 9 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/9। तो पहले का आंसर होगा हमारा 5/9। दूसरा है
5 रुपए का नहीं होगा। अगर 5 रुपए का नहीं है तो बाकी देखो कितने बच गए हमारे पास, यहाँ पर बच गए 170, कितने में थे हैं 180 में से 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा 17/18। तो सही आंसर क्या होगा 17/18। तीसरे की बात करें तो यहाँ पर बोला है 1 रुपए का सिक्का कितने हैं 50 है, कितने में से है 180 में से, तो 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा 5/18। अंतिम है 2 रुपए का सिक्का नहीं होगा, यानी 2 का नहीं होगा, तो बाकी कितने हो गए 160 बटे कितना हो गया 180, 0 से 0 कट गया तो 16/18, 2 की टेबल से काटो तो 8 बार और 9 बार, तो आंसर होगा हमारा 8/9 होगा। अगली बात करें आगे के जो सवाल है, यहाँ पर 2-2 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न की बात करें तो आपके 3-3 नंबर के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो बच्चों चौड़ाई को हमने x मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2x हो जाएगी, और उसका क्षेत्रफल 800 है, यानी इन दोनों को अगर मैं गुणा करूं तो वो किसके बराबर होगा 800 के बराबर। तो आपको लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो चलो बच्चों इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया कि इसकी चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अब हमें पता है इन दोनों को मैं गुणा करूं x और 2x को, वो किसके बराबर दिया है 800 के, तो दोनों को गुणा करो 2x² बराबर 800, तो x² बराबर 800 बटे कितना हो जाएगा 2 के टेबल से कितनी बार कटेगा 400 बार, यानी x² बराबर कितना आ गया 400। इधर का वर्ग हटाओ, इधर का लग जाएगा वर्गमूल, और बाद क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो हमें पता है 400 किसका वर्ग होता है बच्चों 20 का, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा +20 और -20। तो आपको केवल प्लस की वैल्यू ही लेनी है, तो आपको क्या लोगे बच्चों 20 लोगे। तो यहाँ पर चौड़ाई तो कितनी हो जाएगी 20, और उसकी डबल कर लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 क्या हो जाएगी उसकी चौड़ाई हो जाएगी। दूसरे सवाल की बात करें यहाँ पर बच्चों, एक बार इसको हटा लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम में नहीं आ रहा है। अगली बात करें यहाँ पर, अगला जो सवाल है दूसरा है कि यहाँ पर इसके मूल आपको निकाल करके बताने हैं कि इसके टुकड़े कितने होंगे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस का 8x माइनस का 180 बराबर 0। तो यहाँ पर 180 के टुकड़े करने हैं कि यहाँ पर कितना मिल जाए आपको 8 मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पर टुकड़े होंगे हमारे 18x और प्लस का कितना होगा 10x माइनस का 180 बराबर 0। 2 के यहाँ पर जोड़े बना लो, x कॉमन ले लो कितना आ जाएगा x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले लो कितना आ जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। देखो x माइनस 18 दोनों में कॉमन आ जाएगा, कितना बच गया x प्लस का 10 बराबर 0। तो दोनों को 0 के बराबर कर दो, x माइनस का 18 बराबर 0 और x प्लस का 10 बराबर 0। तो पहली वैल्यू किसकी हो जाएगी प्लस की, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी माइनस की। तो हमारा एक तो 18 आ गया और दूसरा कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 10। तो ये क्या होंगे इस सवाल के टुकड़े होंगे। तो आप यहाँ पर भी निकाल करके देख सकते हैं। अगला है यहाँ पर को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1/6 में किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों अभी कुछ देर पहले किया था वैसे ही सवाल को करना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 2 बिंदु ले लूं a और b है। a के निर्देशांक है -3 और 10 है, b के निर्देशांक है 6 और -8, और यहाँ पर एक बिंदु p और है जिसके निर्देशांक है -1 और 6। तो आप इस बार बच्चों x से निकाल लेते हैं कि m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। तो देखो यहाँ पर x की जगह कितना रखोगे -1 बराबर m1 की जगह m1, x2 का मतलब हो गया 6, m2 का मतलब कितना है बच्चों यहाँ पर हमें m2 का मान तो निकालना है, x1 कितना है यहाँ पर -3 है, नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। तो -1 वज्र गुणा करो m1 प्लस m2 से, ऊपर हो जाएगा हमारा 6m1, कितना आएगा बच्चों 6m1 माइनस का 3m2, अंदर गुणा करो तो माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर 6m1 माइनस का 3m2। तो m2 को उधर लेके जाओ तो माइनस का m2, 3 इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का है तो ये इधर गया तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 2m2 बराबर 7m1। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों यहाँ पर कि 7m1 है। देखो इसको उल्टा लिख दूं मैं, 7m1 बराबर 2m2। तो m1 अपनी जगह रहेगा, m2 किस में चला जाएगा भाग में, 2 अपनी जगह ही है, 7 का चला जाएगा भाग में। तो अनुपात कितना आ जाएगा m1 अनुपात m2, वो होगा 2:7। इसका सही आंसर होगा। बोला है बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, यानी 3 बराबर भागों में इसको विभाजित करता है। तो इसको बच्चों हम यहीं पे हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल है की बात करें तो आपको देखो एक तो बिंदु P दे रखा था, एक Q दे रखा है, 2 बिंदु हमने और ले लिए।
माना कि यहाँ पर देखो किस अनुपात में विभाजित करेगा। पहले की बात करें, मैंने इसको 1 माना, इसको भी 1, इसको भी 1। तो यहाँ पर जब r का मान निकालोगे तो इधर कितने भाग है, 1 है, इधर कितने भाग है, 2 है। तो अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर, m1 m2 1 अनुपात 2। इसकी बात करो तो यहाँ पर 1 और 2 भाग है, इधर हमारे 1 भाग है। तो 1 और 2 यानी 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब भी r निकालोगे तो x1 x2 y1 y2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 और 2। s निकालोगे तो m1 का मान तो 2 रखना है, m1 का मान 1 रखना है। तो x1 क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू रखोगे कितना आएगा, माइनस का 2/3। r के निकालिए, y1 के लिए कितना आ जाएगा, 13/3। इस प्रकार से आपको s के लिए भी वैल्यू निकालनी है। अगली बात करें यहाँ पर सवाल की, तो बच्चों अगला जो सवाल है आपको दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो चलो बच्चों इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं सवाल को लिख दूं कि साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा बराबर आपको बताना है कि सेक थीटा। तो हम LHS ले लिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या करें, LHS ले लेते हैं कि साइन स्क्वायर कोस थीटा कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। तो देखो पहले वाले में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के अंदर कोस कॉमन ले लूं तो कोस थीटा, तो इधर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस में से 1 कोस बाहर गया, कितना बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और ये ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर बच्चों ऐसा लिखे साइन थीटा, टेन को मैं साइन बटे हुए कोस लिख दूं और साइन की जगह साइन लिख दूं। तो यहाँ पर देखो कोस थीटा, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो कोस थीटा ही रहेगा। तो साइन थीटा साइन साइन मिलके साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा। यानी इन दोनों को गुणा करो तो साइन स्क्वायर थीटा कोस की जगह कोस थीटा, तो मैं 1 लेके लघुत्तम ले लूँ तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। 1 का भाग कोस में कोस बार, और कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, और नीचे क्या आ गया, कोस थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। दूसरे क्वेश्चंस की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर बच्चों केवल आपको मान ही रखना था। तो देखो इसका मान हम सीधा यहीं पे देख लेते हैं बच्चों कैसे रखना है। तो देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर 30 की बात करें तो टेन का मान होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दो। 4/3 साइन 60 का मान होता है √3/2, इधर वर्ग है तो इधर भी वर्ग। कोसे की बात करें तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, इसका उल्टा कर दो कितना आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर। 4/3 साइन 90 का मान होता है 1। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका स्क्वायर करो तो 1 का 1, √3 का 3, √3 का 3, 2 का 4, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1 का 1। तो बच्चों यहाँ पर देखो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कितना बच गया, 1। 3 से 3 कट गया, कितना बच गया, 1। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, 1। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का है, ये दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। तो 1 + 1 माइनस कट जाएगा, कितना बच गया हमारे पास, -1 + 4/3। तो यहाँ पर देखो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, -3 + 4/3। तो आंसर कितना आएगा, 1/3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें यहाँ पर, अगला जो सवाल हमें दिया गया है कि यहाँ पर आंकड़ों का माध्यक निकालना है और यहाँ पर विद्यार्थियों का आपका माध्यक भार भी निकालना है। तो चलो बच्चों हम दोनों को हल करने का प्रयास करते हैं। जब भी माध्यक निकालना हो आपको उसकी संचयी बारंबारता पता होनी चाहिए। यानी संचयी बारंबारता किस प्रकार से निकलेगी कि आपको देखो x और f का मान दिया है, तो आपको f को क्या करो, पहले वैल्यू लिख दो, फिर उसमें 20 में 6 जोड़ा कितना हो जाएगा, 26, 26 में 24 जोड़ा 50, 50 में 28 जोड़ा 78, 78 में 15 जोड़ा 93, 93 में अगर आप बच्चों यहाँ पर 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 97, फिर उसमें 2 जोड़ो तो 99, 1 जोड़ा तो 100। यानी ये जो n है इसका मान कितना हो गया, 100। तो आपको क्या करना है, n/2 निकालना है। तो यहाँ पर 100/2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 50। 50 से बड़ा वर्ग, यहाँ पर आपको 50 वाला वर्ग ही लेना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, x का जो मान है वही आपका क्या होगा, माध्यक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28 है। तो देखो यहाँ पर दो चीजें दे रखी है, अगर मैं 50 लूं तो 50 बच्चों 51वां फ्रैक्शन है। यहाँ पर क्या होगा, एक और जोड़ना है। यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो 8 वैल्यू है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को लेना है, 28 और 29 दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना है। अगला माध्यक निकालना है, यहाँ पर आपको अंतर दिया है, यानी ये तो हमें बच्चों यहाँ पर भार दिया गया है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या है। तो आपको क्या करना, संचय बारंबारता, 2 का 2, 2 में 3 जोड़ा तो 5, 5 में 8 जोड़ा तो 13, 13 में 6 जोड़ा तो 19, 19 में 6 जोड़ा तो 25, 25 में 3 जोड़ा तो 28, 28 में 2 जोड़ा तो 30। तो यहाँ पर बच्चों n का मान 30 हो गया। 30 से बड़ा 30 का आधा करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। अब 15 कहाँ पर आ रहा है, इस वाले वर्ग में आ रहा है। तो ये वर्ग हम क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो निम्न सीमा यानी l का मान तो कितना हो गया
55 हो गया। दोनों के बीच अंतर कितने का है? 5 का है। यहाँ पर बात करें से पहले वाला वर्ग सी एफ कितना हो जाएगा? 13। 6 क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? एल प्लस एन बटे वे 2 सी एफ अपॉन एफ इंटू एच है। एल का मान तो 55 हो गया, एन बटा 2 हमारे पास 15 आया था, सी एफ 13 है और यहाँ पर एफ का मान 6 है और एच का मान कितना है? 5 है। तो 55, 15 माइनस 13 और 6 आ गया। तो देखो 15 में से 13 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा इंटू 5 है। तो 10 में 6 का भाग 2, यानी बच्चों यहाँ पर 2 की टेबल से काट दो, कितना आ जाएगा? 5 बटे में 3। 5 में 3 का भाग दो, कितना आएगा? 1.66। 55 में 1.66 जोड़ो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 56.67 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें यहाँ पर, अब जो प्रश्न है वो आपके निबंधात्मक है। तो यहाँ पर देखो, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक पाद से जो मीनार के पास से 15 मीटर दूर है, मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो मीनार की आपको ऊंचाई बतानी है। तो आपको क्या निकालना है? इसकी ऊंचाई जो भी है वो आपको निकालनी है। तो चलो बच्चों, इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर पाद से दूरी कितनी देर की है? 15 मीटर की देर की, यानी इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 15 मीटर। तो चलो बच्चों, एक बार हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखो हमारा चित्र क्या बनेगा? इस प्रकार से चित्र बनाना है। हमने कुछ भी नाम दे दिया, जैसे इसको नाम दे दिया ए, बी और सी है। यहाँ पर देखो क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे पहले हमें बोला है कि जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई आपको मान लिया कि एच आपको निकालनी है, ये मीनार है, हम इसका नाम लिख देते हैं मीनार। और यहाँ पर पाद की दूरी यानी नीचे वाली दूरी कितनी देर की है? हमें 15 मीटर की देर की है। आपको ऊंचाई बतानी है। तो देखो यहाँ पर एक तो एच यानी लंब दिया है, एक आधार दिया है। तो हमारे पास सूत्र होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। तो टेन थीटा माने यानी टेन 60 बराबर लंब तो एच है, आधार कितना है? 15। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 एच बटे हुए 15। वज्र गुणा कर लो तो एच बराबर कितना आ जाएगा? 15√3 मीटर। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। दूसरा है, एक समतल जमीन पर खड़े मीनार की छाया उस स्थिति में 4 मीटर लंबा हो जाता है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की आपको ऊंचाई बतानी है। तो यहाँ पर आपके पास दो त्रिभुज है, दोनों की आपको क्या करना है? ऊंचाई बतानी। ये हमें दूरी नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं बच्चों? इसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों? इसको हम x मान लेंगे। चलो इस सवाल को मैं बच्चों नीचे वाले को एक बार हटा देता हूं ताकि आपको इस सवाल को समझा सकूं। तो ये बच्चों सवाल हो गया आपका। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, यानी त्रिभुज ABC में तो हमें पता है कि टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। तो टेन का मान कितना है? 60 डिग्री है। ऊंचाई कितनी है इसकी बच्चों? यहाँ पर लंब है तो h है और x हो गया। टेन 60 का मान है √3 h बटे हुए x। h का मान कितना आ जाएगा? √3x। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। दूसरी बात करें, बड़ा वाला त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABD में देखो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे भी टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। तो टेन थीटा का मतलब क्या हो गया? टेन 30। ये पूरी जो आधार है यानी ऊंचाई तो उसकी बच्चों सेम रहने वाली है, लंब तो आधार क्या होगा? 40 प्लस x, हम लिखेंगे x प्लस 40। √30 का मान होता है 1 बटे हुए √3 बराबर h बटे हुए x प्लस 40। अब क्या करोगे? जहां पे भी h है वहां पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर अगर आप चाहो तो √3x लिख सकते हो। तो चलो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखें? चलो इसको चाहे आप तो x में बदल दो, चाहे आप किसी में भी बदल दो, तो हम इसको यही रहने देते हैं। √3 बराबर h का मान कितना हो जाएगा? √3x बटे हुए x प्लस का 40 है। वज्र गुणा करो तो कितना आ जाएगा? x प्लस 40 बराबर √3x इंटू √3। तो ये हो गया x प्लस 40 बराबर √3 कितना हो जाएगा? 3x। तो 40 बराबर ये x इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 40 बराबर कितना हो गया बच्चों? हमारे पास 2x। तो x का मान हो जाएगा 40 बटे हुए 2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 20। तो x का मान कितना हो गया बच्चों? हमारे पास 20 आ गया। अब इसको यहाँ पर रखो तो h बराबर √3 इंटू 20। तो h का मान कितना हो जाएगा? 20√3। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हमारा 20√3 होगा। आप चाहे बच्चों तो यहाँ पर जो बुक के अंदर हमें आंसर दे रखा है, आप इसके आधार पे भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें यहाँ पर, तो चलो बच्चों इसको भी हल कर लेते हैं कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चलो बच्चों हम इसको चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें बोला है
यहाँ पर जो त्रिज्या है ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है जो शंकु के आकार का है और वो अर्धगोले पर आधारित है, यानी एक अर्धगोला बनाना है। ये अर्धगोला, इसकी त्रिज्या 3.7 सेंटीमीटर है। इसकी पूरी ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी है, 15.5 है। तो बच्चों यहाँ पर हमें पता है 3.5 सेंटीमीटर दूरी यहाँ तक है, इसको अगर मैं हटा दूं तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 15.5 में से 3.5 घटाओ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, 12 आ गई। ये हमारे पास 3.5 है। तो बच्चों अगला हमें क्या बोला है, तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बच्चों उसके पहले हमें आपको यहाँ पर एल यानी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। वो क्या होती है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर का मतलब 3.5 का स्क्वायर, आर का मतलब एच का मतलब 12 का स्क्वायर। तो 12.25 और 144 156.25 यानी कितना आ जाएगा, 12.5। तो सबसे पहले हमारे पास शंकु है, उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का सूत्र क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई आर कॉमन ले लो, कितना बचेगा, एल प्लस 2 आर। तो 22/7, आर का मान है 3.5, एल का मान है 12.5, 2 इंटू आर का मान है 3.5। तो दोनों को गुणा करो, कितना आ जाएगा 7, 12 और 7 19, तो 19.5। अब आपको इसको गुणा करना, कितना आएगा, 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला सवाल है, एक 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दे रखा है, यहाँ पर बच्चों एक क्या दे रखा है, हमें घनाभ दे रखा है, घन दे रखा है, यानी सारी भुजाएं क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। उसके ऊपर आपको एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो आपको त्रिज्या क्या होगी बच्चों, ये पूरे की बात करें तो ये पूरता क्या है हमारे पास, भुजाएं 7 है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2, क्योंकि ये व्यास हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। उसके बाद क्या करना है, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 2 पाई आर स्क्वायर है, इसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस करो तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब आपको वैल्यू रखनी है, तो आपका मान कितना आएगा, 332.5 आएगा। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला आज का जो अंतिम सवाल है, यहाँ पर एक तो बहुलक निकालना है और नीचे वाले का कल्पित माध्य विधि के द्वारा माध्य निकालना है। सबसे पहले बहुलक की बात करें तो बच्चों सबसे ज्यादा बार आता है वो क्या कहलाता है, उसका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम आंसर निकालने की बात करें तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दिया गया है बच्चों, यहाँ पर डायग्राम नहीं बना हुआ, हम देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ा मान क्या है, 30 है, तो ये तो हमारा F1 कहलाएगा। इससे पहले वाला वर्ग F0, इसके बाद वाला वर्ग F2 होगा। अंतर कितने का है, 10 का है, तो H का मान कितना आ जाएगा, 10। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा वर्ग है उसको सेलेक्ट करो, तो निम्न सीमा कितनी है, L का मान कितना हो जाएगा, 20। F0 की बात करें तो 20 होगा, F1 की बात करें तो 30 होगा और F2 की बात करें तो 25 होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू ही रखनी है। तो चलो बच्चों यहाँ पर आंसर नहीं दे रखा, हम यही हल कर लेते हैं। F2 का मान कितना हो गया, 25। तो सूत्र क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का मान कितना है हमारे पास, 20 है। F1 का मान बात करें तो 30 माइनस 20, 2 इंटू 30 माइनस 20 माइनस का F2 यानी 25, H का मतलब हो गया 10। तो 20 प्लस 30 में से 20 गए, कितने बचेंगे, 10। यहाँ पर इनको गुणा करो, कितना हो जाएगा, 60 माइनस 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45 इंटू 10। तो 20 प्लस 10 इंटू 10 बटे हुए कितना आ जाएगा, नीचे 15। 5 के टेबल से काट लो, ये 3 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। 20 प्लस 20 बटे हुए 3, 20 प्लस कितना आ जाएगा, 6.67, तो 26.67 क्या होगा, इसका आंसर होगा। यानी अगर आप इन जोड़ करके भाग दोगे कितना आएगा बच्चों, 26.67 आएगा। अगला सवाल है इसका दूसरा है, इसका आपको कल्पित माध्य के द्वारा आंसर निकालना है। तो देखो कल्पित माध्य के द्वारा कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो x और f दे रखा है। x का मान कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दो, यानी 0 में 10 जोड़ करके 2 का भाग दो, यानी 10 बटे हुए 2 कितना आ जाएगा, 5। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया, 30, 30 में 2 का भाग दिया तो 15। बच्चों 1 निकाल लो, उसके बाद जो अंतर है वो जोड़ते चलो, 5 10 जोड़ा, फिर 10 फिर 10 फिर 10, उसके बाद d निकालना है। तो यहाँ पर देखो कितने मान है, 5 है, तो बीच का मान ले लो, हमने क्या ले लिया, एक का मान 25 मान लिया, यानी a बराबर कितना मान लिया, 25। अब इसमें से इसको घटाओ, सूत्र क्या है, d बराबर xi माइनस का a। x का मान कितना हो गया, 5, a का मान कितना हो गया हमारे पास 25, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20, ये माइनस 20 आ गया। ऐसे माइनस 10 0 10 और 20। उसके बाद 2 को आपको जो f और d को गुणा करना है, 2 को 20 से गुणा किया तो -40, 5 को -10 से किया तो -50, 8 को 0 से किया तो 0, 4 को 10 से किया तो 40 और 1 को 20 से किया तो 20। अब ऊपर माइनस वाले का अलग जोड़ो, माइनस का 90, नीचे वाले का अलग जोड़ो, प्लस का 60।
तो 90 में से 60 गया, कितना बचेगा माइनस का 30, और सिग्मा एफ का मान कितना हो गया 20। तो एक्स आई बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे वे सिग्मा एफ। ए का मान तो 25 है, सिग्मा एफ डी कितना है माइनस का 30, और सिग्मा एफ कितना है 20 है। तो 25 यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस का 30 बटे वे 20, 0 से 0 कट गया, तो 25 माइनस 3 बटे वे 2, तो कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या करना है आपको 1.5 माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा 23.5। तो ये क्या होगा बच्चों आंसर होगा। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 10 का गणित का मॉडल पेपर 3 था, जिसको डिटेल में हल करने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।